नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जॉनी सिरसवाल। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो आज आखिरी चरण पर है। 1 जून आज हो चुकी है और आज जो है बिल्कुल अंतिम चरण का चुनाव जो है आज होने जा रहा है। और इसी कड़ी में जो है आज शाम तक जो है जो एग्जिट पोल है वो भी सामने आ जाएगा कि जो अन्य पार्टियां हैं किस स्थिति पर आज खड़ी हैं। और आज इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी मोहित धीमान जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं इनकी राय क्या है। हर मुद्दे पे चर्चा होगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, जॉनी जी आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। मोहित जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या लगता है हरियाणा में जो 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है, क्या लगता है अब की बार कौन सी सरकार कितनी सीटें निकाल पाएगी? देखिए, अगर देखा जाए तो जो हालात बन चुके हैं, तो वैसे तो जो लोगों का एक रुझान देखा है मैंने बाहर, मैं काफ़ी जगह गया हूँ मैं हरियाणा में, तो वहाँ पर लोगों का जो रुझान वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। बिकॉज़ क्योंकि लोग ना कुछ जैसे किसानों के मुद्दों को लेकर और कई मुद्दों को लेकर ना लोग बीजेपी से कहीं देखा जाए तो ना परेशान हैं, लोग तंग हैं। तो इस बार लोगों का जो मन मैंने देखा वो कांग्रेस की ओर ज़्यादा है जी। और मे बी हरियाणा में अगर 10 सीटें हैं तो 6-7 पे कांग्रेस, जो मेरा एक मानना है कि 6-7 पे कांग्रेस आएगी और 2 या 3 पे बीजेपी मुश्किल से आएगी। यानी कि जो अब की बार बीजेपी सरकार का एक नारा था कि अब की बार 400 पार, क्या ये कहीं ना कहीं आपको, आपकी नज़र में क्या है, क्या ये सफल हो पाएगा? देखिए ऐसा ना, अब कोई भी पार्टी है वो अपनी सीटों को तो 400, कोई 400 पार बोलेगा, कोई 500 पार बोलेगा, कोई 200 पार बोलेगा। देखिए ये उनका एक एजेंडा है कि हमारी पार्टी 400 पार जीत रही है। अब कांग्रेस साहब वो कह दे कि हम तो ये 500 पार जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार जीत रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जी हमारी सरकार बनेगी, चौटाला पार्टी कह रही है हरियाणा में हमारी सरकार है ना। तो हर एक पार्टी अपनी सीटों को बढ़ा चढ़ा के ही बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सही मायने में अगर देखा जाए तो बीजेपी 200 या 225 में सिमट के रह जाएगी। जिस हिसाब से आज के हालात हैं यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, बल्कि आज पंजाब में चुनाव हो रहे हैं। तो पंजाब में मेरे एक मित्र हैं, विधायक जी हैं, काफ़ी मेरे विधायक मेरे जानकार हैं, मेरे अच्छे लिंक में हैं, तो मेरी उनसे चर्चा होती रहती है। कल परसों ही मेरी बात हो रही थी। तो पंजाब में तो बीजेपी का तो शायद 1 या 2 सीटें मुश्किल से, बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी का 400 पार का नारा शायद नहीं पूरा होगा, 250 पे सिमट के रह जाएगी। ऐसा लोगों के व्यूज़ हैं। जैसे अब लोगों के विचार मेरे को मिलते हैं, मैं उनके विचार सुनता हूँ, वही मैंने आपको बताए हैं जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने अपने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी एमएलएस हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे हरियाणा के चुनाव को लेकर के फीडबैक मांगा है कि अब की बार क्या रह सकता है। और वहीं अगर बात करें, रिपोर्ट जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई कि जो फीडबैक दिया गया उसमें जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने भी एमएलएस हैं, इनका कहना है कि जो हरियाणा में सीटें आनी हैं अब की बार जो है 8 सीटें जो है कन्फर्म बताई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी सच्चाई नजर आती है इस बात में? देखिए जोनी जी, अभी वही बात हुई ना, अभी मैं क्या हटाऊँ कि लोगों के विचार, अब देखो, अब मान लो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वो तो बोलेगी ना कि सर हमारी सीटें ज़्यादा आ रही है, हमारी सीटें ज़्यादा आ रही है। लेकिन जो सही मायने में मैंने 6-7 सीटें मैंने बोली, अभी 1 मिनट पहले मैंने जॉनी जी आपसे बोला कि 6 या 7 सीटों का अनुमान देखो है। बाकी अब कांग्रेस वाले हैं, अब वो तो 8 भी बोलेंगे, 9 भी बोलेंगे, बिकॉज उन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक होमवर्क दिया है हमें मास्टर जी ने, सर ने, और वो हमें पूरा करके देना है। तो वो तो ऑब्वियस है, अभी कोई भी पार्टी वाला वो फीडबैक देगा। बीजेपी वाले कहते हैं जी हम 2 लाख जीतेंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं जी हम 50,000 जीतेंगे, हम 2.5 लाख जीतेंगे। लेकिन ये तो 4 जून के बाद पता लगेगा अभी कितने सीटें हैं। लेकिन 6-7 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में है और 3 से 4 सीटें जो है वो बीजेपी खाते में जाएंगी जी। अच्छा, बात करते हैं धीमान साहब, बात करते हैं अभी जो एक करनाल की जो सीट है, बड़ी हॉट सीट बताई गई है और इस पे पूरे ही हरियाणा की जो नज़रें हैं वो कहीं ना कहीं बाज की तरह लोग नज़रें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि लोग बड़े इंटरेस्ट से इस कंपटीशन को देख रहे हैं, इस चुनाव को देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सामने जो है जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर जो है वो सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं करनाल से, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नवयुवा यंगस्टर लड़का जो है, एक दिव्यांशु बुद्धि राजा,
वो विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से टक्कर देने के लिए तैयार है। अब बात करें कांग्रेस की जो रिपोर्ट्स है, जो फीडबैक है, उनके द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को जो है एक फीडबैक दिया गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही है कि जो टक्कर में जो है किसी अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा करा गया। हालांकि बात करें बुद्धि राजा की, दीपांशु बुद्धि राजा ने जो है अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है, लोगों को आश्वासन भी दिया है कि मैं एक तरफा जीत करके दिखाऊंगा। क्या लगता है आपको कि अब की बार करनाल का चुनाव कैसा होने वाला है? देखिए, करनाल का जो चुनाव, सबसे पहले तो जो खट्टर जी के अंगेंस्ट जो चुनाव लड़ रहे हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, उनको आम आदमी पार्टी का समर्थन भी है। कांग्रेस के तो चलो उम्मीदवार है ही हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा की अगर मान लो जीत दर्ज होती भी है तो मे भी 5,000 10,000 वोटों से होगी। मे भी अगर वो हारते भी हैं और अगर खट्टर जी अगर चुनाव जीतते हैं तो मे भी 10,000 15,000 या 7-8 हज़ार का फ़र्क होगा, जिस हिसाब से माहौल है। बाकी इसके बारे हम कुछ कह नहीं सकते। देखो, कड़ी टक्कर है दोनों में, आखिर मुख्यमंत्री हैं और उनके लिए मोदी जी ने पूरा जोर लगा रखा है, सभी नेताओं ने जोर लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सीट 50-50 नज़र आती है, लेकिन अब 4 जून के बाद पता लगेगा इस सीट के ऊपर। बाकी दिव्यांशु जी एक यंग उम्मीदवार हैं और मैं तो कामना करूंगा, चलो अच्छी बात है किसी कांग्रेस ने किसी यंग को टिकट दिया है और जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक युवा, एक चेहरा हमारे बीच में उभर के आएगा और आने वाले टाइम में युवाओं को ही पहल होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि हरियाणा में 6 से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस की निकल कर आने की संभावना है कि 6 से 7 सीटें जो है कांग्रेस निकाल सकती है। लेकिन अगर मैं आपकी मेंटलिटी की बात करूं, आपकी थिंकिंग की, आपकी समझ की बात करूं, आपको कौन कौन सी सीट निकलती नज़र आ रही है? पहले तो सबसे जो अम्बाला लेते हैं, जी। अम्बाला में वरुण चौधरी जो है वो मे भी 25 से 50 हज़ार का मार्जिन ले लेंगे अगर वो जीतते हैं तो। अभी हमने बात करी जीतने की, तो अगर हम मैं अपनी मेंटालिटी बताता हूँ, मैं अपना एक अनुमान बताता हूँ कि अगर वरुण चौधरी जीतेंगे तो 25 से 50 हज़ार वोटों के नियर अबाउट जीतेंगे। अगर हम सिरसा की बात करें, अशोक तंवर जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, तो इनके बीच में जो है वो भी 50,000 70,000 का आंकड़ा रहेगा। शैलजा जी की जीतने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है। और प्लस करनाल में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर तो पूरी फाइट है और फाइट होनी भी चाहिए, आखिर वो सीएम है और वो एक नौजवान चेहरा है, वो 30-32 साल का लड़का है, वो 65 कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करनाल के जो बुद्धि राजा हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनको कहीं ना कहीं आपने जैसे भी बताया है कि जो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो आपसी तालमेल है उसके कारण उनकी जीत लगती है आपको, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन का फ़ायदा उनको मिलने वाला है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि देखिए, कहाँ तो सपोज करो अब कांग्रेस की एक वोटिंग शुरू होती है, वो सपोज करो वोटिंग शुरू होती है कांग्रेस की 50,000 से। अब एक दूसरी पार्टी जो एक तीसरी नेशनल पार्टी बन चुकी है, आम आदमी पार्टी, जो कि जिसने कम समय में इतना नाम कमाया और पूरे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, विश्व उभर के एक ऐसी पार्टी है, तो उसका कहीं ना कहीं तो उसको अगर समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट, और गांव में लोगों के अंदर बड़ी आस्था है आम आदमी पार्टी को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका फ़र्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा वोटों से इसका फ़र्क पड़ेगा। और मे भी शायद जीत भी ना जाएं दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद जीत भी ना जाएं। अच्छा, बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जो नवीन जिंदल, जो कि कांग्रेस के टाइम में भी पहले सांसद रह चुके हैं और अब की बार फिर से जो है बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, अपनी तरफ से टिकट दिया है और उनकी टक्कर में सुशील गुप्ता जी खड़े हैं जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। क्या लगता है इस सीट पे कैसा चुनाव हो सकता है? ये तो आपने बहुत, कहते हैं ना कि 3 सांड जिसको बोलते हैं आपस में भिड़ गए, ये तो भाई वो काम हो गया यहाँ तो। कुरुक्षेत्र में तो 3 सांड आपस में भिड़ गए। एक सुशील गुप्ता जी हैं जिनको गठबंधन का बेनिफिट होने जा रहा है। दूसरा नवीन जिंदल जी हैं, वो भी बड़े सॉलिड उम्मीदवार हैं। तीसरे अभय चौटाला जी हैं, वो भी किसानी नेता हैं, वो भी ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता, जिनको किसानों का समर्थन मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो इसका बेनिफिट जो है वो सुशील गुप्ता जी को, मैं जैसे कुरुक्षेत्र गया, मैं 3-4 दिन, मेरे वहाँ मित्र हैं, मेरे वहाँ मीडिया वाले काफ़ी अच्छे जानकार हैं, तो जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहीं ना कहीं बताया भी कुरुक्षेत्र लोकसभा में कि उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी जो है वो जीत जाएंगे। यानी कि आगे बताया जा रहा है। हाँ, आगे बता रहा है, भी आगे चल रही हैं। और वो बाकी गलती, वैसे चलो मैं गलती कह लूँ या कुछ कह लूँ, अभय चौटाला जी को मेरा एक संदेश भी आपके चैनल के माध्यम से भी, अभय चौटाला जी आपको ना ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज आपने ये चुनाव लड़ के ना आपने मतलब
एक जैसे मान लो अगर आप हार जाते हैं अभय चौटाला जी, तो देखो पार्टी का तो चलो पहले ही एक रुतबा जो था वो ख़त्म हो गया है। अब आने वाला अगर आप हार जाते हैं तो पार्टी का क्या स्टैंड रह जाएगा? हरियाणा में तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इनेलो के वर्कर जो हैं वो मजबूत हैं अभय चौटाला जी को लेकर। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो उनका मनोबल बहुत गिर जाएगा, और मेरे हिसाब से अभय चौटाला को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। जी, मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने अभय चौटाला जी के बारे में बात करी, यानी चौटाला परिवार के बारे में बात करी है। बात करते हैं जेजेपी और चौटाला की। चौटाला पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है, इनकी बात करते हैं कि मेरा सवाल यही है कि क्या लगता है आपको ये दोनों पार्टियां किस जगह पे लेवल, किस जगह स्टैंड कर रही है आज? इनकी कोई सीट आती हुई नज़र आ रही है आपको? देखिए, जब हम फेसबुक पे देखते हैं, किसी मीडिया के चैनल से देखते हैं, तो दुष्यंत जी के लोग बड़े नारे लगाते हैं, आया आया सीएम आया, आया आया सीएम आया। अरे काश का सीएम? मेरे हिसाब से जेजेपी की 10 की 10 सीटों में से और 10 में जमानत जब्त से भी जमानत जब्त होगी, 50,000 से अधिक वोट नहीं पड़ेगी, 40,000 से ज़्यादा वोट किसी भी एंगल से पड़ ही नहीं सकती। क्योंकि दुष्यंत एक युवा नेता है, मैं दुष्यंत जी को बड़ा पुराना जानता हूँ, मैं उनको मिल के भी आया कई बार। दुष्यंत जी ने अपने जीवन काल में जब ये 10 सीटें जीतते थे ना विधानसभा में, इन्होंने बहुत भारी गलती करी। अब इन्होंने जो गलती करी है, अब गलती का कहते हैं ना, अब गलती जो कर दिया अब उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। अब इन चुनावों में जनता इनको जो इनका गलती है, वो इनकी जो गलतियाँ को आईना जो है वो नज़र आएगा अब। और मेरे हिसाब से जेजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी और विधानसभा में नहीं जीतेगी। जी, और वहीं अगर बात करें चौटाला की, कि चौटाला की जो पार्टी है ये कितनी सीट निकाल सकती है, कहाँ से सीट निकल सकती है? विधानसभा में, विधानसभा भी और लोकसभा की? लोकसभा नहीं, इनकी तो बात करनी किसी में कोई तोक्की नहीं इनका बात करना, क्योंकि आप भी जानते हो, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी एक समाज सेवा के दौर पर सबसे जुड़ा हुआ हूँ। जेजेपी की सीट तो आ ही नहीं सकती ना जी, क्योंकि लोगों ने पहले लाइक किया था भी दुष्यंत कुछ करेगा, हरियाणा के लिए कुछ करेगा, लेकिन दुष्यंत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दुष्यंत ने सिर्फ एक जो बोलते हैं चुनावी, जैसे बोलते हैं घोषणा कर दी, वो पूरी नहीं करी। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल की बात करी है जी। इंडियन नेशनल अगर हम लोकदल की बात करते हैं, उसमें से एक अभय चौटाला जी हैं। अभय चौटाला, मैंने मैंने क्या बात बोली जोनी जी, अभय चौटाला जी ने जो ये कदम आगे रखा ना कि मैं चुनाव, जो इन्होंने लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको लड़ना नहीं चाहिए था। इनको सिर्फ अपनी विधानसभा में ध्यान रखना चाहिए था और विधानसभा को इन्होंने मजबूत करना चाहिए था। ये लोकसभा में चुनाव लड़के इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनकी एक भी वैसे तो एक ही सीट पर लड़ रहे हैं, इनकी सीट नहीं आएगी ये, क्योंकि वहाँ मुकाबला ही नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता जी का है, और सुशील गुप्ता जी में 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। अगर बात करें बीजेपी की, आपकी नज़र में बीजेपी कहाँ कहाँ से सीट निकाल सकती है? देखिए, बीजेपी की सीट जो है वो अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे करनाल है, करनाल में पूरी फाइट है, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और दूसरा सिरसा में जो है अशोक तंवर जी का भी, जैसे उनके चुनाव में काफ़ी सहयोग दिया है, गोपाल कांडा जी ने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और भी कई एमएलएज हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी भी जीतने की उसमें लाइन में है। और तीसरा रही बात सोनीपत में भी बीजेपी और कांग्रेस का पूरा जोर रहेगा। अगर हो सकता तो मेरे ख्याल बीजेपी शायद कहीं ना कहीं कुछ ही % से जी सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भी बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी या जीतेगी। क्या पता 10 की 10 सीटें हार जाए, क्या पता कांग्रेस 10 की 10 सीटें हार जाए, है ना। तो ये तो 4 जून के बाद पता लगेगा। ये तो सिर्फ हमारे एक आंकड़े हैं जो हम एक आपसी बातचीत कर रहे हैं, और बाकी अब रह गए 4 दिन। 4 दिन के बाद सारा रिजल्ट आपके और मेरे सामने आ जाएगा। बात करें गुड़गांव की, गुड़गांव में राज बब्बर और इंद्रजीत सिंह राव, इनकी कड़ी टक्कर बताई गई है, और बीजेपी ने जो कांग्रेस ने फीडबैक दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उसमें सरासर इन्होंने कबूला भी है, जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इन्होंने कबूला है कि जो गुड़गांव की जो सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में जा सकती है। क्या कहेंगे आप? हाँ, इस बात को मैं कहीं ना कहीं जोनी जी, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि राव इंद्रजीत जो हैं वो काफ़ी पुराने नेता हैं और उनका काफ़ी रसूख है वहाँ पर, तो मे भी शायद वो सीट बीजेपी की झोली में जा सकती है जी। अगर बात करें रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना गया है, बताया गया, उनका घर बताया गया एक किस्म से, तो क्या लगता है आपको, वहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लगते जिगर जो हैं वहाँ से कैंडिडेट हैं, और लोगों का मानना है और बीजेपी की जो रिपोर्ट है, उस कांग्रेस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बताया गया है कि एक तरफा चुनाव जो है वहाँ से हो सकता है। हाँ, वैसे तो देखो दीपेंद्र हुड्डा जी
जब 2014 में बनी 19 में जब 10 सीटें में जब चुनाव लड़ा था, जब मोदी जी का पूरा एक हवा थी मोदी जी की, तब दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा से एक सीट जीतते थे। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले टाइम में एक उभरते हुए नेता हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मे भी रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी की जो सीट है वो कहीं ना कहीं क्लियर सीट मानी जाती है और नज़र आती है कि हाँ वो जीत सकते भी हैं और शायद जीतेंगे भी। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ से टिकट निकाल सकती है? अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी को 10 में से एक सीट मिली थी कुरुक्षेत्र की इंडिया अलायंस में। तो जिसमें से मैंने अभी आपको मैं क्या कि हटाऊँ जोनी जी, और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि सुशील गुप्ता जी जो हैं वो काफ़ी मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। बाकी अब कहते हैं ना कि गर्म में भविष्य की है ना, कहते हैं गर्म में है ना, तो अब तो वो 4 जून को पता लगेगा भी कितना मार्जिन है। सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में लगता है आपको कोई सीट आ पाएगी? हाँ, दिल्ली में हमारी सारी सीटें आएंगी, आम आदमी पार्टी की सारी सीटें आएंगी। कांग्रेस जीत रही है वहाँ से, आम आदमी पार्टी जीत रही है। बाकी बीजेपी की शायद एक भी सीट ना आए। बाकी ये कि अगर कहीं ना कहीं जैसे ये कांग्रेस वाले, अब एक दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था लवली जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस चीज़ का बेनिफिट होगा। और ये नहीं है कि दिल्ली में अगर 7 सीटें हैं तो 7 में से बीजेपी एक भी नहीं जीतेगी। कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 सीटें बीजेपी और 3 से 4 सीटें जो है वो कांग्रेस अलायंस, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीतेगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर अब की बार कांग्रेस हरियाणा की 7-8 सीटें निकाल लेती है हरियाणा से, और इन 7-8 सीटों पर अगर इनकी जीत हो जाती है, तो क्या लगता है विधानसभा के जो इलेक्शन आने वाले समय में हैं, फ्यूचर में भविष्य में जो इलेक्शन होंगे विधानसभा के, क्या लगता है आपको उस मौके पर क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस? अगर हरियाणा में अगर 7 सीटें कांग्रेस की आती हैं तो ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो बहुमत से बनेगी। और मेरा जो मानना है 45 से 50 सीटें जो है वो कांग्रेस की। अगर कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन के रूप में अगर ये चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो मेरी 50 से 60 सीटों के बीच में इनकी सीटें आएंगी। 55 आ जाए, 56 आ जाए, 57 आ जाए, 58 आ जाए, 59 आ जाए, 60 आ जाए, ये बहुमत सरकार बनाएंगे। और जिसमें दोनों को फ़ायदा मिलेगा, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी। मैं चाहूँगा कि अगर ये गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं और अगर सीटें आती हैं, सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अगर वो जीत जाते हैं और सभी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अगर वो जीत जाते हैं, तो हरियाणा में स्पष्ट बहुमत सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री जो होगा वो पार्टी को डिसाइड होगा जो भी होगा, लेकिन सरकार बनना तय है कांग्रेस की। अगर कहीं ना कहीं 50-50 का मुकाबला हो जाता है 5 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर अगर कांग्रेस का पेंच अड़ जाता है दोनों का, तो हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होंगे वो बहुत ही एक टफ चुनाव हो जाएंगे। हम उसमें एक अनुमान नहीं लगा सकते कि भी इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी, जेजेपी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने 1-2-4 एमएलए लेकर कहीं ना कहीं भी समर्थन देने के रूप में या समर्थन देकर सरकार की पलड़ा भारी कर दे या हल्का कर दे, कांग्रेस का भारी कर दे, बीजेपी का हल्का कर दे। ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर 50-50 हो जाता है तो सरकार किसकी बनेगी ये तो अब चुनाव के बाद पता लगेगा। जी, तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ मोहित धीमान जी, जो कि समाज सेवी है अम्बाला से, और आज हमारी खास चर्चा में थे। और आज हमने 2024 लोकसभा जो चुनाव हुए हैं और आज अंतिम चरण है, 1 जून आज हो चुकी है। आज शाम तक जो है जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल है वो भी सामने आ जाएगा कि कौन सी पार्टी किस जगह पर जो है स्टैंड कर रही है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।